Hey Balko, this is your biology teacher and I welcome you all on our channel EduPassion. So here we were talking about the chapter number 11 biotechnology principles and processes, class 12th biology subject, second term syllabus, CBSE board. तो इस chapter में we have talked about the introduction part, we have talked about the principles of biotechnology, that is genetic engineering, the first principle, the second one was बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, ठीक है, जिसमें स्टेरिलाइजेशन टेक्निक इन्वॉल्व की गई थी, ठीक है. उसके बाद वी हैव टॉक्ड अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए, कैसे बनाया, किसने बनाया, है ना, स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर. उसके बाद हमने बात की थी बेटा जो टूल्स की हमने बात की थी. वी हैव टॉक्ड अबाउट द टूल्स विच आर इन्वॉल्व इन द जेनेटिक इंजीनियरिंग. कैसे आप जब जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं, मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं या उससे प्रोडक्ट बनवाना है आपको, तो जो भी जीन ऑफ इंटरेस्ट उसको उसमें ऐड कर रहे हैं, ठीक है, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं आप, तो वो सारी प्रोसेस में जो जो टूल्स इन्वॉल्व होने वाले थे हम उसकी बात कर रहे थे. हमने स्टार्ट किया था वो टॉपिक, दैट वाज द टूल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग. जेनेटिक इंजीनियरिंग के जो टूल्स हैं बेटा, जेनेटिक इंजीनियरिंग को हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी बोल सकते हैं, राइट. रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसमें जो भी टूल्स इन्वॉल्व होने वाले हैं हमने उसकी जो स्टार्ट किया है, हमने उसके बारे में स्टार्ट कर दिया अपने प्रीवियस लेक्चर में, और जिसमें से हमने एक एंजाइम्स को कंप्लीट भी कर लिया, एक एंजाइम को कंप्लीट भी कर लिया है. तो बेसिकली 3 टूल्स के बारे में मैंने बताया था आपको. द फर्स्ट वन एंजाइम्स, सेकंड वेक्टर, थर्ड कॉम्पिटेंट होस्ट. ओके. एंजाइम्स में हमने काफ़ी सारे एंजाइम्स के बारे में बात की थी. दो फर्स्ट एंजाइम जिसकी बात हम लोग कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में, दैट वाज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो कि मॉलिक्यूलर सीजर थी, जो हम कट करने के लिए यूज़ कर रहे थे डीएनए को, वो आपकी यही है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है, जिसमें कि रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियसिस के बारे में बात की थी, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस. तो यहाँ मैं एंडोन्यूक्लियस लिख दूँ, ठीक है, उनकी बात की थी हमने. देन वी नीड टू नो अबाउट अदर एंजाइम्स एज वेल, जैसे कि आपका कट करने के बाद हमने जोड़ना है ना वेक्टर को डिजायर्ड जीन के साथ में, तो उस जोड़ने से पहले ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं या कुछ चीज़ें होती हैं, उनको टैकल करने के लिए हमें एंजाइम का यूज़ करना होता है. जैसे कि आपका एक एंजाइम है टर्मिनल ट्रांसफरेज. सेकेंड एंजाइम आपका थर्ड एंजाइम एल्कलाइन फॉस्फेटेज, ठीक. देन पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज, जिसमें हम फॉस्फोराइलेशन करेंगे. देन वी विल यूज डीएनए लाइगेज, जो कि आपको जो स्ट्रैंड्स को हमने कट किया था उनको हम ग्लू या जोड़ सके, ठीक है, लाइगेट कर सकें, उसके लिए जो एंजाइम यूज करेंगे दैट इज डीएनए लाइगेज. एंड द लास्ट वन डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है. ये एंजाइम्स हमने पढ़ने हैं आज के लेक्चर में. टर्मिनल ट्रांसफरेज, एल्कलाइन फॉस्फेटेज, पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज, डीएनए लाइगेज, डीएनए पॉलीमरेज. उससे पहले थोड़ी सी बात हम लोग कर लेते हैं कॉम्प्लीमेंटरिटी के बारे में, जो डीएनए के पास में होती है. क्या है ये है बेटा स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग, और कुछ नहीं है, जो हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग या वाटसन एंड क्रिक बेस पेयरिंग या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेस पेयरिंग वाली बात जो पढ़ी थी हमने क्लास 11th में, बेस पेयरिंग. और यहाँ पर भी आप फर्स्ट उसमें पढ़ चुके हैं बेस पेयरिंग, ठीक है, ये आप पढ़ते हुए आ रहे हैं. इस बेस पेयरिंग का मतलब क्या है, ये बेस पेयरिंग क्या बोलती है आपकी? इट इज़ ऑल अबाउट द हाइड्रोजन बॉन्डिंग.
हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन बेसिस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन नाइट्रोजनस बेसिस, नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में जो न्यूक्लियोटाइड में है नाइट्रोजनस बेसिस, उनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है उनकी बात है बेटा स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग। यही आपके क्या करती है, सिग्निफाई करती है जो कॉम्प्लीमेंट्रिटी है किसकी, डीएनए की, उसको कॉम्प्लीमेंटरिटी। ठीक है, देखो क्या होता है, ये बेस पेयरिंग हमें बताती है कि जो आपके प्यूरीन्स हैं, ऑलवेज बी बॉन्डेड विद हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद pyrimidine। ठीक है, ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड के होता है आपका इन दोनों के बीच में। अब हमारे पास प्यूरीन्स कितने हैं बेटा, एडिनाइन एंड गुआनिन, दो pyrimidine है आप, सॉरी प्यूरीन्स हैं आपके पास। ठीक है, दो आपके पास में क्या है, आपके पास pyrimidine, वैसे तो बेटा 3 है। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट डीएनए देन वी हैव ओनली 2 pyrimidine। ठीक है, यूरेसिल कहाँ होता है, आरएनए में, थाइमिन एंड साइटोसिन। ठीक है, ये दो आपके पास क्या है, प्यूरीन, 2 pyrimidine है। आपकी स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग, वाटसन एंड क्रिक ने ये बोला कि एडेनाइन हमेशा थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ में अटैचमेंट शो करता है, और गुआनिन ऑलवेज शोज अटैचमेंट विद साइटोसिन विद 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ साइटोसिन के साथ में गुआनिन ऐड होता है, बॉन्डेड होता है, और एडेनाइन थाइमिन के साथ में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। ये आपकी क्या होती है, स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग, और यही क्या है, कॉम्प्लीमेंटरिटी है। अगर मैं कोई स्ट्रैंड बनाती हूँ AGGCTA, ठीक है, ये स्ट्रैंड अगर मेरा है और मैं बोलती हूँ कि इसको पॉलीमराइज करो, इसको क्या है, इसके कॉम्प्लीमेंट्री एक और स्ट्रैंड बनाओ, तो कोई स्ट्रैंड जो पॉलीमरेज हमारा बनाएगा, ठीक है, पॉलीमरेज जो भी पॉलीमरेज यूज होगा बॉडी के अंदर या बाहर लैब में, वो क्या करेगा, किन न्यूक्लियोटाइड्स को यहाँ लेकर आएगा, आपके न्यूक्लियोटाइड को लेकर आएगा जिसमें आपके जो नाइट्रोजनस बेस अटैच्ड होगा। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस जब तीनों आपके अटैच्ड होते हैं, एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, दैट इज न्यूक्लियोटाइड। क्या है, मोनोमेरिक यूनिट है ना आपकी, किसकी, आपके न्यूक्लिक एसिड की। तो वो जो आपका जो भी न्यूक्लियोटाइड आने वाला है उस पे जो नाइट्रोजनस बेस अगर T होगा तो वो आपका न्यूक्लियोटाइड यहाँ आने वाला है। ठीक है, क्योंकि A के साथ में T ही हमेशा बॉन्डिंग शो करता है अकॉर्डिंग टू दी स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग। ठीक है, G के साथ में C, G के साथ में C, यहाँ पर C है तो यहाँ आएगा G, यहाँ T है तो यहाँ आएगा A, और यहाँ A है तो बेटा यहाँ आएगा T। तो मतलब समझ रहे हो, इनकी है गहरी दोस्ती, A T और ये क्या है, G C, इनकी है बेटा मतलब बिल्कुल एक अपर लेवल, एक्सट्रीम लेवल की दोस्ती है। ये नहीं छोड़ने वाले साथ, जब आएंगे तो ये नहीं का बॉन्डिंग होगी, और कोई भी आया रहा गहरा नत्तू कह रहा आके इनके साथ में बाइंडिंग नहीं करेगा, है ना। इनकी दोस्ती सीखो, इनसे सीखो कुछ। तो ये क्या है, आपकी स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग है। इसी से आपको कॉम्प्लीमेंट्रिटी का पता चलेगा, ठीक है, और इसी से पता चलेगा ये जो स्टिकी एंड्स की बातें हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं। तो ये समझ में आया होगा, पढ़ा हुआ है, इसमें पूछने की तो कोई बात ही नहीं है, रिकॉल कराया है मैंने बस। ठीक है, अब क्या होता है, हम लोगों ने इसकी बात करनी है। मैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लिया मैंने, और मैंने क्या करा, मेरे पास सपोज ये डीएनए था कोई, ठीक है, जिसका जीन मुझे चाहिए था। ठीक है, ये क्या है, मेरा आइडेंटिफाइड डीएनए है। क्या है बेटा, आइडेंटिफाइड डीएनए है। ठीक है, ये इसका ही मुझे यहाँ पर जीन, कोई भी जीन था वो मुझे चाहिए था। ठीक है, डिजायर्ड जीन मेरा छोटा सा अलग है, ये पूरा डीएनए। ठीक है, ये बात हुई थी कि मेरे को डिजायर्ड जीन चाहिए, उसको कट करने के लिए मेरे को ये यूज़ करना है, ये वाली कैची यूज़ करनी है। दूसरी तरफ मुझे वेक्टर भी चाहिए, तो वेक्टर के लिए बेटा मैंने क्या यूज़ किया था, मैंने यूज़ करना था प्लाज्मिड। ठीक है, तो प्लाज्मिड भी डबल, ये क्या है ना, ये भी डबल स्टैंडर्ड है। ये इसको हमने ऐसा क्वाइल नहीं किया है, बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा, पर इसको ऐसे ही कंसीडर करो कि ये क्या है, वेक्टर है हमारा। अब इस वेक्टर को, इसको दोनों को हमें क्या करना है, इससे कट करके जीन को और इसमें अटैच कराना है। ठीक है, इसको कट करके इसमें अटैच कराना है, तभी मैं इसको ट्रांसफ़र करूँगी होस्ट में, राइट। तो दो चीज़ों को मुझे कट करना है।
अब क्योंकि मेरा जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है उसकी पर्टिकुलर सीक्वेंस होती है, रेस्ट्रिक्शन जो सीक्वेंस है, रिकॉग्निशन सीक्वेंस है जिसको वो पहचानता है, वो सबकी अलग अलग होती है ना। जैसे ई कोराई का एग्जाम्पल है, आपका जो ई कोराई का एग्जाम्पल लिया है एनसीईआरटी में, वो क्या है बेटा, GAATTC, ठीक है। ये क्या है, 5th एंड टू 3rd एंड, ठीक है। अब मैं अगर इसका उल्टा चलती हूँ, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है तो ये इसका उल्टा यही हो जाएगा, GAATTC। और कॉम्प्लीमेंट्री आप जानते हैं, कॉम्प्लीमेंट्रिटी ऑफ डीएनए, दैट मीन्स द स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग, तो G के नीचे C ही आएगा, A के साथ T ही आएगा, ये आप करके खुद भी कर सकते हैं। तो ये अपोजिट पोलैरिटी होती है, ठीक है। अब जो ई कोराई है उसका ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस है 6 बेस पेयर्स का, इसमें वो कट कहाँ करता है बेटा, GA के बीच में, और रीड कहाँ से करते हुए आते हैं, 5 to 3 प्राइम वाले साइड से आपके प्राइम, यहाँ से रीड करते हुए आएंगे, तो G के A के बीच में जो ये है यहाँ कट लगाएंगे, ठीक है। कैसे रीड करते हैं, 5 to 3, तो यहाँ से चल रहे होंगे, GA मिला, यहाँ कट लगा दिया, यहाँ से चल रहे थे, GA मिला, कट लगा दिया, किसने, ई कोराई ने। तो ये ई कोराई का एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, तो हम उसी का एग्जाम्पल लेके यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ बेटा मैंने यूज़ करा, यहाँ पर यूज़ करा, ट्रीट कराया इसे किससे, ई कोराई से, ठीक है। और स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग या कॉम्प्लीमेंट्री को जानते हुए मैं यही चाहूँगी कि मैं जिस एंजाइम से इसको कट करा रही हूँ उससे मैं इसको भी कराऊँ, जिससे कि मेरे जो स्टिकी एंड्स बने वो एक जैसे बने और मुझे ज़्यादा मेहनत ना करने पड़े। जैसे ही वो पास में आएंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे अपनी कॉम्प्लीमेंट्रिटी के अकॉर्डिंग, बेस पेयरिंग के अकॉर्डिंग, और फिर मुझे बस डीएनए लाइगेज से ग्लू करना होगा उसकी बैकबोन को। ये चीज़ समझ में आ रही है। तो ई कोराई का यूज़ करूँगी और यहाँ भी बेटा मैं यूज़ करूँगी ई कोराई का। तो ये याद रखने वाली बात है कि जो भी डिज़ायर्ड जीन लेंगे आप, जो भी आइडेंटिफाइड डीएनए होगा जिसमें से आपने डिज़ायर्ड जीन को निकालना है कट करके, और उसके लिए जो भी आप रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज़ करेंगे वो सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आप वेक्टर में, जो वेक्टर यूज़ करने वाले हैं इसके लिए, प्लाज्मिड यूज़ करने वाले हैं, उसमें भी आप उसी सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट लगाएंगे, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, देखो अगर मैं इसमें कट लगा रही हूँ, ठीक है, इसको हम ब्लू कलर से लेते हैं, ब्लू से या रेड से, रेड लेते हैं चलो। ये क्या है मेरा वेक्टर, और वेक्टर क्या है, प्लाज्मिड, ठीक है। मैंने क्या करा, ई कोराई से ट्रीट कराया दोनों को, तो मेरा यहाँ कहीं पर ट्रीट हुआ होगा ये, और इससे जो मेरा स्ट्रैंड बनेगा वो देखो कैसे एक्ट करेगा ई कोराई मेरा। पहले इसको ना थोड़ा अनफोल्ड कर लेते हैं, इसको ई कोराई यहाँ नहीं लिखते, नीचे लिखेंगे। इसको अनफोल्ड करूँगी तो ई कोराई मेरा पहले देखेगा सीक्वेंस, बेटा क्या सीक्वेंस देखेगा, अपना रिकॉग्निशन सीक्वेंस देखेगा, और उसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या है, GAATTC, ठीक है। तो ये सीक्वेंस जहाँ पर भी आएगा लाइक GAATTC, ठीक है, ये सीक्वेंस आ गया। उल्टा कर देंगे GAATTC, ठीक है। ये सीक्वेंस जैसे मिल गया इस पूरे डीएनए में, जहाँ पर भी क्या करेगा, यहाँ पे ई कोराई जुड़ेगा और ढूंढेगा, रीड करेगा, है ना, रीड करते करते जाएगा। जैसे ही उसको ये सीक्वेंस दिखेगा वो वहीं पर रुक जाएगा और बाइंडिंग करेगा, रुक कर बाइंड कर जाएगा। बाइंड करने के बाद में बेटा जहाँ पर उसका क्या है, जो कटिंग साइट है उसका, ठीक है, रिकॉग्निशन साइट है या फिर रेस्ट्रिक्शन साइट है, रिकॉग्निशन सीक्वेंस और रेस्ट्रिक्शन साइट है, तो आपका वहाँ पर कट लगाएगा हमारा ई कोराई। चलिए ई कोराई रहने दो। ई कोराई ने रीड करा, और यहाँ पे ये जो है आपका ई कोराई के लिए कौन सा है बेटा, ये है रेस्ट्रिक्शन साइट, रेस्ट्रिक्शन साइट ऑफ ई कोराई, ठीक है। ये रेस्ट्रिक्शन साइट है ई कोराई की। सेम बेटा प्लाज्मिड के साथ में होगा, सेम क्या होने वाला है, प्लाज्मिड के साथ में होने वाला है। सपोज ये मैं बनाती हूँ, यहाँ कहीं पे ये सीक्वेंस आ जाएगा। ये बहुत छोटा हो गया, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। ऐसे बनाते हैं, चलो इसको बड़ा बना लेते हैं, इसको छोटा। तो घूमते घूमते जब आया होगा आपका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ई कोराई,
वो इधर पहुंचा होगा, GAATTC, GAATTC, ठीक है, ये मिल गया होगा उनको। और अब यहाँ पर भी कट लगाएंगे, कौन, ई कोराई कट लगाएगा यहाँ से और यहाँ से, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है ये चीज़, प्लाज्मिड में कैसे कट लगा रहे हैं और यहाँ पर कट लगा रहे हैं। अब यहाँ पर 2 मिनट रुकते हैं और इसकी बात करके ख़त्म करते हैं, टर्मिनल ट्रांसफरेज। यहाँ तो मैं यूज़ कर रही हूँ ई कोराई, जिससे कि नहीं, चलो इसको बाद में कर देंगे, इसको कंप्लीट करने के बाद ही बताऊंगी मैं कि अगर हम कुछ और यूज़ करते तो क्या होता, ठीक है, सब उसको छोड़ो। मैंने क्या करा, कट किया, यहाँ से कट किया। अब इसको देखना आप, क्योंकि इसको मैं रब करने वाली हूँ, फिर मैं सिंगल आपके लीनियर ही बनाऊंगी, इसको समझ लो, जिससे कि हमें ये दोनों एंजाइम्स की बात कर लेंगे हम यहीं पर, उसके बाद रब कर दूंगी मैं इसे। मैंने यहाँ पर ई कोराई का एक्शन हुआ, ई कोराई ने देखा और एक्शन किया, तो मेरा जो स्ट्रैंड है बेटा वो कैसे हो जाएगा, यहाँ से कट हो जाएगा, ठीक है, ये बॉन्ड कट होगा और ये बॉन्ड कट होगा, तो मेरे पास कैसे स्ट्रैंड आ जाएगा, ये मेरा प्लाज्मिड है, ठीक है, यहाँ मेरा G जुड़ा रहेगा और ये स्ट्रैंड इस तरह से अलग हो जाएगा, G तो यही रहेगा, C यही रहेगा, क्योंकि कट ये बॉन्ड किया है, ठीक है। फिर ये आपका T, A और G, ठीक है, ये स्ट्रैंड हो गया। और नीचे वाला स्ट्रैंड मेरा कैसे आया, ये नीचे वाला स्ट्रैंड बेटा क्या है यहाँ पर आपका A T C, ये मैंने G ले लिया, G नहीं है, ये स्ट्रैंड आ गया मेरा, देख रहे हो आप, ये अलग हो चुका है बेटा, ये अलग हो चुका है अब इस तरह से, ठीक है, डबल स्ट्रैंड टूट चुका है, यहाँ पे बाइंडेड है, यहाँ पे अलग हो चुका है, अलग हो चुका है। अब अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ूं तो क्या ये दोबारा से, यहाँ पर A है हमारा स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना, बॉन्डिंग हो जाएगी, बॉन्डिंग हो गई तो मेरा कट करने का कोई फ़ायदा ही नहीं रहेगा, ये तो दोबारा से अटैच हो जाएंगे। तो इनकी जो ये आपके जो रीसर्कुलराइजेशन है, क्योंकि मैंने इसको खोल दिया है, अब इस स्ट्रैंड को, मेरा गोल था और मैंने कट कर दिया, अब ये मेरा खुल चुका है स्ट्रैंड, ठीक है, दोबारा से इसकी अटैचमेंट ना हो जाए उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ एल्कलाइन फॉस्फेटेज का, समझ में आ रहा है, उसके लिए यूज़ करती हूँ एल्कलाइन फॉस्फेटेज का। ये एल्कलाइन फॉस्फेटेज बेटा यहाँ पर क्या करता है, ये अल्कलाइन फॉस्फेटेज क्या करता है, रीक्वाइलिंग को इसके रोक देता है, रीबाइंडिंग या री कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस पे जो बेस पेयरिंग हो रही है उसको रोक देता है, जिसको आप क्या बोल सकते हैं, डीफॉस्फोराइलेशन की हेल्प से, डीफॉस्फोराइलेशन की हेल्प से, डीफॉस्फोराइलेशन एट 5th प्राइम पोजीशन, 5th प्राइम एंड पे, 5th प्राइम एंड पे ये फॉस्फेट को उड़ा देगा। अब फॉस्फेट को उड़ाने का मतलब थोड़ा सा और रिकॉल करते हैं, देखो न्यूक्लियोटाइड मेरा क्या होता है बेटा, ऐसे होता है, यहाँ पे मेरा नाइट्रोजनस बेस जुड़ा होगा जो भी होगा, और यहाँ मेरा क्या होता है, फॉस्फेट दिख रहा है, ज़्यादा छोटा तो नहीं है, कहीं और बनाऊँ, एक मिनट को यहाँ बनाते हैं, स्वरअप कर देंगे। फिर क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पे होता है बेटा नाइट्रोजनस बेस आपका, यहाँ होते हैं आपकी OH, ये क्या है DNA है तो यहाँ पर H होगा, यहाँ OH, और यहाँ पे CH2, ये फॉस्फेट होगा, ठीक है। ये कौन सी पोजीशन है बेटा, 5th प्राइम है, हम शुगर के बेसिस पे डालते हैं ना, 1 2 3 4 5 है ना, यही होती है। ये जो 5th वाला है, ठीक है, इस 5th वाले पोजीशन पे जो ये मेरा फॉस्फेट है, इसको मैं यहाँ से उड़ा दूंगी, किसकी हेल्प से, एल्कलाइन फॉस्फेटेज की। अब ये जब हट जाएगा तो बेटा जो नेक्स्ट वाला इसके ऊपर वाला जो न्यूक्लियोटाइड होगा, ये पूरा क्या है, न्यूक्लियोटाइड है, इसके ऊपर वाले न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग कैसे होती है, इस 3 वाले से और इसके नीचे वाला जो न्यूक्लियोटाइड होगा उसके फॉस्फेट के साथ में, यही तो होती है। 3 एंड पे जो OH है आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसके, और आपके 5th एंड पे जो 5th प्राइम पे फॉस्फेट ग्रुप है उसके बीच में आपके क्या होती है, बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, जिसको कहते हैं आप फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। अब मैं अगर फॉस्फेट ही उड़ा दूं, क्या ये बाइंडिंग पॉसिबल होगी, नहीं होगी, तो ये दोबारा से कॉइलिंग नहीं कर पाएंगे, ये दोबारा से सर्कुलर नहीं हो पाएगा, कौन,
रीसर्कुलराइज नहीं हो पाएगा हमारा प्लाज्मिड अगर मैंने एल्कलाइन फॉस्फेटेज का यूज़ कर लिया। लेकिन अब मुझे क्या है, अगर ये फॉस्फेट नहीं होगा तो ई कोराई के साथ, इस वाले के साथ बाइंडिंग भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये भी कट होगा और इसके साथ मुझे इसकी बाइंडिंग कराने के लिए तो मुझे चाहिए कॉम्प्लीमेंट्रिटी, मुझे चाहिए फॉस्फेट ग्रुप। तो उसको वापस लाने के लिए मैं यूज़ करूँगी पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज का। ये क्या करेगा, एटीपी यूज़ करेगा और एटीपी से फॉस्फेट लेकर यहाँ पे दोबारा से जोड़ देगा, जिसकी वजह से आपके जो डिज़ायर्ड जीन है उसके साथ में प्लाज्मिड की बाइंडिंग हो सके, जो आपके डाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है बैकबोन में, वो पॉसिबल हो सके। कंफ्यूजिंग तो नहीं है, बहुत इजी सा है। एल्कलाइन फॉस्फेटेज मैंने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि जब मैं प्लाज्मिड को कट करती हूँ तो वो खुद के ही आपके जो स्टिकी एंड्स हैं उससे बाइंडिंग शो कर सकते हैं, बाइंड हो सकते हैं दोबारा और रीसर्कुलराइज हो सकते हैं। रीसर्कुलराइजेशन से बचाने के लिए मैं यूज़ करती हूँ एल्कलाइन फॉस्फेटेज का, जो कि आपके डीफॉस्फोराइजेशन करता है, आपके 5th प्राइम पोजीशन से फॉस्फेट को उड़ा देगा, जो लास्ट में एंड होगा उसके फॉस्फेट को उड़ा देगा। और जब मुझे इस जीन के साथ में दोबारा से बॉन्डिंग करनी होगी तब मुझे ज़रूरत होगी न्यूक्लियोटाइड के इस एंड पर फॉस्फेट की, जो कि मैं दोबारा से ले आऊँगी किसकी हेल्प से, पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज की हेल्प से। आई होप ये दोनों एंजाइम्स क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पर ये छोटी सी दिक्कत आती है, क्वेश्चन आते हैं ऐसे अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस कि ऐसा क्यों होता है, अगर इसको कट किया या खुद से दोबारा से अगर बॉन्डिंग कर लें तो आप उसको बचाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, आप इन दोनों एंजाइम्स, इसका एंजाइम का यूज़ करते हैं एल्कलाइन फॉस्फेटेज, और जब आप इस डिजाइड से जोड़ेंगे तब आप किसका एंजाइम का यूज़ करते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज। अभी ये रह गया है हमारा टर्मिनल ट्रांसफरेंस, इसकी बात करूंगी मैं इसके बाद। ठीक है, ये रब करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब मैं इसको क्या करती हूँ बेटा, इसको खोल लेते हैं हम, इस जो बॉन्डिंग्स है इसको मैं खोल लेती हूँ और इसको हम क्या कर लेते हैं, सर्कुलर ही लीनियर बना लेते हैं, जिससे कि ईजिली हमें समझ में आ जाए। अब यहाँ से कट हुआ है तो बेटा मेरे पास क्या होगा, मेरे पास ये बॉन्डिंग आ जाएगी, G C T T A A, ये आ गई मेरे पास, क्योंकि यहाँ से कट हुआ है और यहाँ से कट हुआ है तो मेरे पास बचा कितना पोर्शन, ये वाला पोर्शन बच गया। ठीक है, और दूसरे स्ट्रैंड में मेरा ये वाला पोर्शन बचा होगा, दूसरे स्ट्रैंड में मेरा दूसरा स्ट्रैंड भी निकला होगा बेटा, उसका पोर्शन मेरा क्या बचा होगा। हाँ, क्या कर रही हूँ मैं, ये पोर्शन बचा होगा मेरा दूसरे साइड में, AATTCG, ये पोर्शन मेरा दूसरे स्ट्रैंड पे बचा होगा। ठीक है, अभी हमने एक स्ट्रैंड को लिया है क्योंकि इससे बाइंडिंग शो करनी है। अब ये स्ट्रैंड मैंने यहाँ ले लिया। ठीक है, इसको भी मैं खोल लेती हूँ। क्या है ये, आपका प्लाज्मिड है। तो प्लाज्मिड को अगर मैं ओपन करती हूँ, क्योंकि ओपन हो चुका है कट लगने के बाद, तो यहाँ पर ये इस तरह से शो होगा बेटा। इसको हम ऐसे कर लेते हैं ऊपर थोड़ा, है ना, जिससे ईजी पड़े आपको। क्या है आपका, AATTC और G, ये हो गया आपका। और यहाँ पर हमारा प्लाज्मिड होगा। फर्दर जो होगा, ये स्टिकी एंड्स हैं बेटा, इनको बोलते हैं स्टिकी एंड्स, जो आपके ये क्या है, ओवर हैंगिंग है ना, हैंग कर रहे हैं और बीच में आपके इनके पास में हाइड्रोजन बॉन्डिंग अभी फ्री है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए तैयार है, क्योंकि इनके साथी इनका साथ छोड़ के जा चुका है। किसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कलेश काटने के लिए हमारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आ गए थे, कैची की तरह आए और इनके संबंधों में खटास डाली और इनको अलग कर दिया। अब ये बेचारे मिंगल होने के लिए घूम रहे हैं, तो इनके पास फ्री क्या है, इनका दिल है, फ्री हाइड्रोजन बॉन्ड्स आपके बनाने के लिए इनके पास पोजीशन है। तो ये क्या करेंगे, ये ए है, यहाँ पर आपके क्या शो होगी, अब स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग, ए के साथ में, ये ए टी के साथ में, टी ए, ये बाइंडिंग हो जाएगी। ये मेरा क्या था, वेक्टर है, ये मेरा क्या है, आइडेंटिफाइड डीएनए है, जो कि जीन है, जिसके पास क्या है, डिजायर्ड जीन है। ठीक है, ये है मेरा डिजायर्ड जीन। क्या मैं प्लाज्मिड से अटैच नहीं कर सकती, और दूसरी साइड का जो एंड होगा बेटा, वो दूसरी साइड वाले एंड से जुड़ जाएगा। जो यहाँ मैंने बनाया था इसी का, वो घूम कर आएगा यहाँ से और इसके दूसरे एंड से अटैच हो जाएगा, सेम कॉम्प्लीमेंट्रिटी के बेसिस पे।
समझ में आ रहा है ये चीज़? उसको भी बना के बताऊँ क्या अलग से? जो ये है इसका दूसरा पार्ट जो मैंने यहाँ बनाया था वो दूसरे एंड पे भी तो होगा। और वो क्या करेगा, इस वाले प्लाज्मिड से अटैच हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है ये चीज़ कैसे हो रही है? अब क्या होगा, जब ये शो होगा बेटा, ये अटैचमेंट होने के बाद में यहाँ पे हमारा डीएनए लाइगेज काम करेगा और डीएनए लाइगेज इसको जोड़ देगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या आ जाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जो कि इस तरह का नजर आएगा कुछ, GCTTAA। ये मेरा सीक्वेंस है डिजायर्ड जीन का, जो कि फॉरेन जीन भी कह सकते हैं आप इसको, फॉरेन जीन, ठीक है, एनसीईआरटी में फॉरेन जीन के नाम से मेंशन्ड है। और दूसरा मेरा ये जो है, ये मेरा वेक्टर हो जाएगा AATTCG। ये मेरा वेक्टर हो जाएगा। तो ये मैंने क्या बना लिया बेटा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। समझ में आ रहा है? और ये समझ में आया इन दोनों का यूज कहाँ हुआ। अब इसकी बात कर लेते हैं ट्रांसफरेज की, टर्मिनल ट्रांसफरेज। यहाँ लिख दूं मैं, ये क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया हमारा। ये क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये मेरा वेक्टर था, ये मेरा फॉरेन डीएनए, ये मेरा फॉरेन डीएनए था, जिसको मैंने इस प्लाज्मिड में जोड़ दिया, ठीक है, और जिसके रिजल्ट में मुझे रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिल गया। रिकॉम्बिनेंट यही तो, फॉरेन डीएनए को लाके हमने इनकॉर्पोरेट कर दिया आपके किसी और डीएनए में, और जो रिजल्ट आया वो हमारा क्या था, रिकॉम्बिनेंट। अब बेटा टर्मिनल ट्रांसफरेज का क्या काम है? देखो यहाँ तो मैंने यूज करा बेटा ई कोराई का। ई कोराई क्रिएट्स स्टिकी एंड्स। स्टिकी एंड्स को कनेक्ट करना बड़ा ईजी सा हैगा, क्योंकि हमें पता है स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग होती है, कॉम्प्लीमेंट्रिटी की बेसिस पे ये लोग अटैचमेंट हो जाएगा। अब हमने बात की थी एक और उसकी, किसकी, इसको रब कर दूं मैं, यहाँ से रब कर दूं, चलेगा या रहने दूं? इसके बाद हमने बेटा बात की थी वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की जो कि ब्लंट एंड्स क्रिएट करते हैं, जैसे कि आपका हिंद सेकेंड, ठीक है। ये कौन सा है, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, जो कि आपका क्या था, किसने बेटा इसको सिंथेसाइज किया था, आइसोलेट किया था फर्स्ट टाइम, किसने किया था, आर्बर, स्मिथ एंड नाथन, है ना। तो ये याद रखने हैं आपको नेम्स। तो इन्होंने किया था, हर्बर बोल रही हूँ, हिंद सेकेंड। ये ब्लंट एंड क्रिएट करता है। कैसे, कोई भी आपका जो डीएनए है उसमें अगर सीक्वेंस क्या होता है बेटा, इसका सीक्वेंस का क्या था, GT PY PU AC, ठीक है, यही था आपका। उल्टा चलेंगे तो GT, ये क्या आ जाएगा, PY PU, यहाँ पर आ जाएगा A और ये C, ठीक है। ये आपका क्या था, रिकॉग्निशन सीक्वेंस था, किसका, हिंद सेकंड का। और ये कट्स कहाँ लगा रहे थे बेटा, कट लगा रहे थे ये यहाँ पर, ठीक है। अब जब मेरा सेपरेट होगा डीएनए, तो बेटा मेरा सेपरेट होने के बाद में क्या हमारा एंड्स बनेंगे, देखो ये सपोज मैं ऐसे रेड से ले लेती हूँ, छोड़ो अब, ठीक है। तो मेरा GCTAPY स्टिकी, कोई स्टिकीनेस है इसमें, कुछ नहीं है, ब्लंट है बिल्कुल, है ना। और मैं जैसे मैंने एक और बताया था आपका SMA1 सेरेशिया, देखो फिर नाम भूल गए, इसका नाम याद नहीं हो रहा मुझे, तुम लोग याद करोगे लेकिन, ठीक है। तो वो क्या है, मैस्केरेसिस है, क्या है पता नहीं क्या नाम है, ठीक है। इसका क्या होता है ना, रिकॉग्निशन, ये भी आपके क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, जो कि ब्लंट एंड क्रिएट करता है, जिसका जो सीक्वेंस है बेटा वो क्या है, CCGGG, ये आपका है, और CCCGGG, ठीक है। ये कट कहाँ से करते हैं, यहाँ से, 3 C के बाद में C और G के बीच में। तो इससे जो आपका बनेगा स्ट्रैंड, वो बेटा ये बनेगा, ब्लंट एंड है, कोई स्टिकीनेस ही नहीं है। अब मेरे पास अगर स्टिकीनेस नहीं है तो मैं ऐसे बेसिस पे इस तरह से मैं ऐसे बॉन्डिंग कैसे करूँगी, मैं वेक्टर के साथ में इसको अटैच कैसे करूँगी। ये वेक्टर को भी मैं कट कर रही हूँ तो उसका भी ब्लंट एंड, उसका भी ब्लंट एंड, यही है, दोस्ती करानी है मैंने। तो दोनों बंदों का मतलब ऐसे ही है, मैंने नहीं करनी दोस्ती इससे,
अब मैं कैसे कराऊं, है ना। तो उन दोनों के मन में भाव उत्पन्न करने के लिए या फिर इन ब्लंट एंड्स पे स्टिकीनेस लाने के लिए, स्टिकी सीक्वेंस लाने के लिए मैं एंजाइम का यूज़ करूंगी टर्मिनल ट्रांसफरेज। ये क्या करते हैं, ये ऐड कर देते हैं शॉर्ट सीक्वेंसेस न्यूक्लियोटाइड के फॉर टू मेक दीज ब्लंट एंड्स स्टिकी। समझ में आ रहा है। इन ब्लंट एंड्स को स्टिकीनेस प्रोवाइड करने के लिए, स्टिक एंड्स देने के लिए मैंने एक एंजाइम का यूज़ करा है, दैट इज टर्मिनल ट्रांसफरेज। अब ये यूज़ कब करते हैं, जब मैंने यूज़ करना है कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो कि ब्लंट एंड क्रिएट करता है। आई होप समझ में आ गया होगा इस एंजाइम का रोल, आ गया रोल समझ में। तो ये आपके हो गए बेटा सारे एंजाइम्स, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, टर्मिनल ट्रांसफरेज, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज। अब डीएनए लाइगेज का भी रोल पता चल गया आपको। डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, इसको रब करूं। डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है बेटा, यहीं देख लो, फिर छोड़ो। डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है बेटा, क्लोनिंग। डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, इट हेल्प्स इन जीन क्लोनिंग। ये क्या करेगा, जीन क्लोनिंग में हेल्प कर रहा है। जीन क्लोनिंग का मतलब जो जीन का डिप्लीकेशन हो रहा है, इसी को आप डिप्लीकेशन भी पढ़ेंगे कहीं कहीं पर, ठीक है। इसी को आप रेप्लिकेशन भी कह सकते हैं, रेप्लिकेशन, ठीक है, रेप्लिकेशन भी कह सकते हैं। तो मैंने जो इनकॉर्पोरेट किया है इसको, तो ये जब मैं होस्ट बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करूंगी बेटा, तो होस्ट मेरी बॉडी जो होगी, जैसे आपका ये प्लाज्मिड बन चुका होगा, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बन गया ना ये, और मैं किसी बैक्टीरिया में डाल दिया। उस बैक्टीरिया में क्या होता है, प्लाज्मिड जो है वो ऑटोनोमसली रेप्लिकेट करता है, ये मैंने पहले लेक्चर में बता चुकी हूँ। तो वो रेप्लिकेशन करेगा और अपना नंबर बढ़ाएगा। उसके नंबर बढ़ने के साथ साथ में मेरा ये जीन, जो मेरा ये इंटरेस्टेड जीन था, जिसको मैंने डिज़ायर्ड जीन बोला या फॉरेन जीन बोला, जो मुझे चाहिए था, वो मेरा क्लोन हो जाएगा। एक से मैंने इंट्रोड्यूस तो एक को किया, लेकिन उससे प्लाज्मिड के साथ में वो काफ़ी सारे जीन हो जाएंगे। तो इसको आप डीएनए रेप्लिकेशन, डुप्लीकेशन या क्लोनिंग कह सकते हैं। तो उसके लिए आपको अलग से, अगर आपने ऑर्गेनिज्म का ही यूज़ करा है जीन क्लोनिंग के लिए, तो बेटा डीएनए पॉलीमरेज जो बैक्टीरिया के अंदर होता है वो यूज़ हो जाएगा। लेकिन अगर आप बेटा किसी टेक्निक का यूज़ करके, आपने क्या करना है, जीन ऑफ इंटरेस्ट को अगर क्या करना है, मल्टीप्लाई कराना है, मल्टीप्लाई आपने इसको मल्टीप्लाई मतलब नंबर में बढ़ाना है, ज़्यादा नंबर चाहिए आपको इस जीन का, तो आप क्या करते हैं, टेक्निक का यूज़ करते हैं। यूज्ड टेक्निक, क्या नाम है उसका, पीसीआर। वो हम आगे वाले आपके टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इस रिएक्शन में हमने क्या करना है, जो पॉलीमरेज एंजाइम है जो हमारे ऑर्गेनिज्म के अंदर खुद होता है, जैसे डीएनए रेप्लिकेशन क्या होती है, एक एक न्यूक्लियोटाइड आके जुड़ता रहता है, वो कौन कर रहा है, डीएनए पॉलीमरेज करा रहा है। तो डीएनए पॉलीमरेज जो यहाँ यूज़ होगा इस टेक्निक में, इन विट्रो जो यूज़ होने वाला है बेटा, ये जो यूज़ होगा इन विट्रो जो यूज़ होने वाला है इस पीसीआर टेक्निक में, उसका नाम है टैक, TAQ, टैक पॉलीमरेज। क्या नाम है उसका, टैक पॉलीमरेज। टैक कहाँ से आया है, टैक आया है बेटा उसके ऑर्गेनिज्म के नेम से। ऑर्गेनिज्म जिससे ये आइसोलेट हुआ है उसका नाम है थर्मस एक्वाटिकस। ये बैक्टीरिया है जो कि आपके बेयर कर सकता है हाई टेम्परेचर को, ये सर्वाइव कर सकता है हाई टेम्परेचर को। इसी वजह से इस ऑर्गेनिज्म से, इस बैक्टीरिया से ये आइसोलेट किया जाता है टैक पॉलीमरेज एंजाइम, जो कि एक डीएनए पॉलीमरेज है। वो हम पीसीआर में यूज़ करेंगे। अब इससे क्यों निकाल रहे हैं हम, क्योंकि बेटा जो आपकी प्रोसेस है पॉलीमरेज की, है ना, कुछ पीसीआर में देखेंगे आप कि हाई टेम्परेचर यूज़ किया जा रहा है, तो नॉर्मल बैक्टीरिया की जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है वो तो आपकी डिसफंक्शनल हो जाती है, ठीक है, हाई टेम्परेचर को बेयर नहीं कर पाती। तो हम वही ऑर्गेनिज्म क्यों ना उठाएं जो हाई टेम्परेचर को बेयर कर ले, हम उसके एंजाइम को यूज़ कर लें, है ना। इसीलिए यूज़ किया जाता है। थर्मस एक्वाटिकस से आइसोलेट होता है टैक पॉलीमरेज, आपका जो पीसीआर में यूज़ होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में। जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है हमने उसका नंबर को इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपके एंजाइम्स खत्म होते हैं बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वेक्टर की बात करेंगे, ठीक है। वेक्टर
थोड़ा लंबा टॉपिक है, उसमें 2-3 वैक्टर्स को हम इन्वॉल्व कर लेंगे कि कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं इन जनरल, और उसके बाद में कॉम्पिटेंट होस्ट छोटा सा टॉपिक है, और उसके फाइनली बाद में प्रोसेसेस की बात करेंगे। यहाँ अगर ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी आपको, तो प्रोसेसेस आपको यूँ समझ में आ जाएगी, ठीक है, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो मेन यहीं पर सब कुछ हो जा रहा है, प्रोसेस भी यहीं हो जा रही है एक्चुअल में। तो आई होप आपको समझ में आया हो आज का लेक्चर क्या बोल दिया मैंने, आज का लेक्चर। एंड नेक्स्ट लेक्चर तक पढ़ते रहिए और गॉड ब्लेस यू ऑल।